और इस इवाल्वेयर का मीनिंग होता है किसी चीज को अनरोल करके रख देना। और यहाँ पे अनरोलिंग का मतलब क्या है, इसको ये वाली टर्म, इसको ये वाला नाम क्यों दिया गया है? बेसिकली इन द स्टार्ट लोग ये समझते थे, आज से तकरीबन डार्विन का जो दौर है ये तकरीबन 19वीं सदी का दौर है। उस टाइम तक लोग ये समझते थे कि ये जो आप लोगों की दुनिया है, इवन अगर आप लोग बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर स्टडी करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उन लोगों का ये बिलीफ था कि ये दुनिया आज से, अब की बात कर रहा हूं मैं, आज से 6000 साल पहले बनाई गई है और ये जिस हालत में आपको अभी नजर आ रही है, अभी जिस हालत के अंदर नजर आ रही है सारी की सारी दुनिया, ये जमीन इसी हालत के अंदर बनाई गई थी और जितने के जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब के जोड़े सब इन्हीं अपनी असल हालतों के अंदर इनको एज सच बनाया गया है। ये पहले किस्म की थ्योरी थी जो प्रिवेल कर रही थी। इस थ्योरी को हम लोग नाम देते हैं एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाम तो सुना होगा जी। ये जो थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन की, ये आप लोगों को क्या बताती है कि स्पीशीज वो कांस्टेंट चीजें हैं या फिर उनके अंदर चेंज आता रहता है जी। ये आपके पास जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है ये आप लोगों को बताती है कि कोई एक डिवाइन पावर है और उस डिवाइन पावर ने ये जितनी की जितनी आपको स्पीशीज नजर आ रही हैं ये सारी की सारी इसी हालत में बनाई गई थी और इसी हालत के अंदर ये चल रही है। इसको आप लोग नाम देते हो कि ये है आपके पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बट बाद में पता चला ऐसी तो कोई कहानी मौजूद ही नहीं है। जो नई थ्योरी आपके पास आई है उसको हम लोग नाम देते हैं एज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन की थ्योरी किसने पेश की थी? एवोल्यूशन की पहली थ्योरी किसने पेश की थी? पहली थ्योरी एवोल्यूशन की किसने पेश की है? लेमार्क ने पेश की थी। और लेमार्क वो बंदा है, इस एवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक स्पीशीज कांस्टेंट है या नहीं है? स्पीशीज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट व्हाट इज एवोल्यूशन? सवाल फिर वही है। याद रखना कि जब हम लोग एवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप लोगों के पास एवोल्यूशन होता क्या है? वर्ड था इवाल्वेयर। आपको बाद में पता चला कि ऐसी कोई कहानी नहीं है कि स्पीशीज को उनकी असल हालत में पैदा किया गया है और वो इसी हालत के अंदर रहेंगी, इसी हालत के अंदर मरेगी, उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो पेयर क्रिएशन वाली थ्योरी थी ये बेसिकली आप लोगों के पास स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है। आप दुनिया के जितने मज़ाहिब को उठा के देख लोगे सारे के सारे स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं। आप जितने मज़ाहिब का मतलब ये है कि आप उनके जितने के जितने फॉलोअर्स को देखोगे आप लोगों को वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के कायल मिलेंगे। बट आप जितने के जितने साइंटिस्ट को मिलोगे वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि अगर आप लोगों की किसी एक पॉपुलेशन की, एवोल्यूशन को हम जब भी देखते हैं हम लोग पॉपुलेशन के लेवल पे देखते हैं। अगर किसी जगह पे किसी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर उसकी जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है, किसी पॉपुलेशन की फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है, किसी पॉपुलेशन की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि वो वाली जो स्पीशी है वो क्या कर रही है? इवॉल्व कर रही है।
अब ये है एवोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास था एक गार्डन, और उस गार्डन के अंदर आप लोगों के पास थे दो किस्म के फ्लावर्स। ये एक सिंपल किस्म का गार्डन है, और इस गार्डन के अंदर जो आपको दो किस्म के फ्लावर्स नजर आ रहे थे, टोटल आपके पास थे, लेट से हम कहते हैं कि 100 प्लांट्स थे। इन 100 प्लांट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट ऐसा था जिसके पास थे वाइट वाले फ्लावर्स, और आप लोगों के पास थे ओवरऑल व्हाट यू कॉल एज 99 प्लांट जिनके पास थे रेड वाले फ्लावर्स। ये चीज अगर आप लोगों को समझ आती है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपके पास एक प्लांट था जो व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा था, आपके पास 99 प्लांट्स थे जो आपके पास प्रोड्यूस कर रहे थे रेड वाले फ्लावर्स। पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाइट और रेड की जो रेशियो है वो क्या आएगी? जी, रेशियो क्या आएगी? क्या फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? जरा निकालें इसकी फ्रीक्वेंसी। सुभान अल्लाह। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी जी? 0.01। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? ये हम लोग बात कर रहे हैं फिनोटिपिक रेशो की। आप लोग जीनोटिपिक रेशो निकाल लेना, तकरीबन सेम आएगी अगर आप लोगों के पास ये होमोजाइगस प्लांट्स हैं। आप लोग यहाँ पे आते हो आज से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल का अरसा गुजरा है, और इस 5 साल के अरसे के गुजरने के बाद आपके पास जो व्हाइट वाले प्लांट्स थे वो हो चुके थे इन टोटल 5, और ये वाले हो चुके हैं आप लोगों के पास 495। आप दोबारा से इनकी वही फ्रीक्वेंसीज निकालो, आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.99 है। इस पॉपुलेशन को आप क्या कहोगे? इसके अंदर एवोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही है? चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी क्या कहीं पे आया है? नहीं आया है। इसका मतलब है ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये वाली जो स्पीशी है, ये आप लोगों के पास कहीं पे भी इवॉल्व नहीं हो रही है। एवोल्यूशन की कंडीशंस क्या क्या होती है? जब हम लोग बात करते हैं कि एवोल्यूशन की कंडीशन क्या क्या है, हम इसी पॉपुलेशन को डिफरेंट वेज में हम इवॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे कोई एक पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों के पास इवॉल्व होती है। तो मीन्स ऑफ एवोल्यूशन आपने ये याद रखना है कि 4 से 5 तरीके ऐसे होते हैं जिनके जरिए से एवोल्यूशन पॉसिबल होती है। वो 4 से 5 तरीके कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं सबसे पहला तरीका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे, मैंने ये जो आपके पास चार्ल्स डार्विन था, इसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताया था, हम आपको 5 तरीके बताएंगे। वो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि अगर किसी भी जगह पे म्यूटेशन आ जाती है, उन म्यूटेशन का नतीजा क्या निकलेगा? उन म्यूटेशन का नतीजा ये निकलेगा कि जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसके फ्लावर्स के अंदर जो म्यूटेशन आई है, तीसरे किस्म के प्लांट्स पैदा हो गए हैं कि जिनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो पैदा होते हैं पिंक कलर के। अब ऑटोमेटिकली पहले आपके पास 2 किस्म के फ्लावर थे, अब जब तीसरे किस्म का फ्लावर इंट्रोड्यूस होगा तो पहले वालों की एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज चेंज होगी या नहीं होगी? तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आप लोगों के पास होता है व्हाट वी कॉल एज म्यूटेशन। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है
व्हाट वी कॉल एज जीन फ्लो। नाम तो सुना होगा, बता देते हैं। जीन फ्लो ये है कि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होती है, रिमेंबर आपके पास एक ही चीज की, एक ही स्पीशी की 10 पॉपुलेशन है और आप उन 10 को डिफरेंट एरियाज के अंदर प्लेस कर देते हो, डिफरेंट इकोलॉजिकल एरियाज, तो हर एक के अंदर एवोल्यूशन अपने अपने तरीके से होगी। हर जो वो पॉपुलेशन है वो अपने तरीके से इवॉल्व करेगी। कहने का मतलब ये है आप लोग एवोल्यूशन को स्पीशी लेवल पे भी नहीं देख रहे, आप एवोल्यूशन को हमेशा और हमेशा किस लेवल पे देखते हो? आप हमेशा और हमेशा किसी भी एवोल्यूशन को देख रहे होते हो पॉपुलेशन के लेवल पे, ये याद रख लो। अब हुआ क्या है कि जीन फ्लो के अंदर लाइक हम कहते हैं ये जो व्हाइट वाले फ्लावर्स थे, व्हाइट वाला एक ही प्लांट था, इस प्लांट को किसी बंदे ने उस पॉपुलेशन से निकाल के किसी दूसरी जगह पे ले गया है। अब अगर ये वाले जीन्स यहाँ से निकलते हैं तो बाकी की पहले व्हाइट की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी? 0.01। अब व्हाइट वाले रहे ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इसकी? 0। चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी तरीके से हो ये सकता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो 2 किस्म के फ्लावर्स ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद थे, आप तीसरे किस्म के फ्लावर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हो। वही वाली स्पीशी है, उसी के प्लांट्स आप ला के रख देते हो, लेकिन उनके फ्लावर्स थे पिंक। ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी या नहीं होंगी? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। दूसरा जो वे होता है, दूसरा जो मीन्स होता है, उसको आप लोग नाम देते हो, वो है आप लोगों के पास जीन फ्लो। तीसरा जो मेथड है उसको आप लोग नाम देते हो एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? हम लोग कहते हैं चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस। इस बाय चांस का मतलब क्या होता है? इस बाय चांस का मतलब ये होता है यहाँ पे जो वर्ड हम लोग बाई चांस यूज करते हैं, इस बाई चांस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपके पास इन टोटल कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल इस पॉपुलेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। इस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ एक किस्म के इंसान ऐसे थे जिनकी नीली आंखें थी, और वो जो नीली आंखों वाला बंदा था ऊपर से गिरी है छत, सिर्फ वही नीली आंखों वाला एक बंदा उसकी डेथ हो गई है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर पहले ब्लू आइज की एक स्पेशल किस्म की फ्रीक्वेंसी मौजूद थी। अब इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है, वो ब्लू आइज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो जाएगी, बाकियों की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हम कहेंगे कि यस दिस पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग। यही तो वो काम था जो आप लोगों के पास हार्डी वेनबर्ग ने किया था, जब वो ये सारी की सारी आप लोगों को पूरा मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा था। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम क्या है? आप लोगों के पास एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि यस एवोल्यूशन हो रही है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि आपके पास 10 इंसेक्ट्स थे, उन 10 इंसेक्ट्स में से एक इंसेक्ट ऐसा था जिसके पास डिफरेंट किस्म के एलील्स थे, चलते हुए आपका पांव उसके ऊपर आ गया है। दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस। नेचुरल वेज में ये कहाँ पे होता है? नेचुरल वेज में ऐसे होता है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसके पास बहुत ज्यादा एलील्स हैं, उसका जीन पूल बहुत बड़ा है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई कैटास्ट्रॉफ आ जाता है। अगर किसी भी किस्म का कोई कैटास्ट्रॉफ आता है, बहुत सारे उसके ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे मर जाएंगे, थोड़े से उसमें से बच जाएंगे। वो जो बहुत सारे उसके अंदर से मर गए हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के जरिए से ही मरे हैं, बाई चांस ही वो काम हुआ है। उसके नतीजे में वो जितने के जितने एलील्स निकल गए हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और आपके पास थोड़े से एलील्स रह जाएंगे, जिसको आप लोग बॉटलनेक इफेक्ट का नाम भी देते होते हो। दूसरा काम ये होता है कि आपकी इस पॉपुलेशन के अंदर, लाइक हम कहते हैं, इस पॉपुलेशन के अंदर तीनों किस्म के एलील्स मौजूद हैं, ए भी है, बी भी है और ओ भी है। तीनों किस्म के फिनोटाइप्स मौजूद हैं, तीनों किस्म के एलील्स हैं। आई ए भी मौजूद है, आई बी भी मौजूद है और आई भी मौजूद है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर अगर यहाँ से
2 से 3 लोग हैं जो इस पॉपुलेशन से निकल के कहीं और जाके बसते हैं, लेकिन उनके पास एक एलील मौजूद नहीं है। लाइक से हम कहते हैं उनके पास बी वाला एलील मौजूद नहीं है, जो पॉपुलेशन जो ग्रुप यहाँ से गया है उनकी अगली नस्लों के अंदर बी वाला एलील मौजूद नहीं होगा। तो वो जो अब नई पॉपुलेशन बनेगी उसके पास 2 किस्म के एलील्स मौजूद होंगे, तीसरे किस्म का एलील मौजूद नहीं होगा। वो पॉपुलेशन अपने वे में इवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद जो चौथी चीज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एज नॉन रैंडम मेटिंग। एक होती है रैंडम मेटिंग, एक होता है नॉन रैंडम मेटिंग। नाम तो सुना होगा। अब इसी चीज के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये आपके पास 100 प्लांट्स से इन टोटल, रैंडम मेटिंग का मतलब ये है कि व्हाइट वालों की क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है विद व्हाइट, व्हाइट वालों की क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है विद रेड, विद व्हाइट, व्हाइट विद रेड। इसको कहते हैं, ये है आप लोगों के पास रैंडम मेटिंग। अब रैंडम मेटिंग होती है तो उसके नतीजे में हेट्रोजाइगोटिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो भी बीच में आ रही होती हैं, क्योंकि आप लोग जिस टाइम पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो हेट्रोजाइगोट्स उसमें बन रहे होते हैं। आप लोग अगर किसी की रैंडम मेटिंग को खत्म कर देते हो, बीच में किसी किस्म का कोई बैरियर लगा के, कोई फिजिकल बैरियर लगा के, कोई और बैरियर करके, किसी भी वे में अगर आप इनकी नॉन रैंडम मेटिंग को खत्म कर देते हो, अब व्हाइट वाले जो है इनकी रिप्रोडक्शन अपने तरीके से होगी, रेड वालों की अपने तरीके से होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो व्हाइट वाले हैं नॉन रैंडम मेटिंग के बगैर इनकी तादाद एक ही रह जाती है और इनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इनका नंबर 500 तक चला जाता है। अब जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी या नहीं होएगी? डेफिनेटली होगी। जब भी रैंडम मेटिंग होती है उसके नतीजे में जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। जब भी नॉन रैंडम मेटिंग होगी, मेन स्पेसिफिक मेटिंग होगी वो स्पेसिफिक फिनोटाइप वालों की, तो वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी हर एक चीज चेंज हो जाती है। और जो 5वीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर डार्विन ने जोर दिया था, जो डार्विन ने बताई थी, वो थी व्हाट वी कॉल एज नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है, नेचुरल सिलेक्शन को आप लोग समझते हो कि ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ऐसा कोई बात नहीं होती है। ये नेचुरल सिलेक्शन गैमेट्स के लेवल पे स्टार्ट होती है और इंडिविजुअल और पॉपुलेशन लेवल तक चली जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि एक पॉपुलेशन थी, उसके अंदर 10 लोग मौजूद थे, उनमें से एक बंदे के पास ब्लू आइज वाले एलील्स मौजूद थे। अब जिस टाइम पे उस बंदे के गैमेट फॉर्मेशन हो रही है तो ऐसा पॉसिबल है कि ब्लू आइज वाला जो एलील है अगली नस्ल के अंदर जाए नहीं। ऐसा पॉसिबल है कि ब्लू आइज वाला जो एलील है वो अगली नस्ल के अंदर जाता ही नहीं है। अगली नस्ल के अंदर उसके साथ में जो दूसरे वाला एलील था वो अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि एक ही गैमेट होता है जिसने फर्टिलाइजेशन करनी होती है आउट ऑफ 4 गैमेट्स। बाकी के जो 3 होते हैं वो जाया हो जाते हैं। उसके 4 बच्चे पैदा हुए, 6 हुए, 8 हुए, 10 हुए, जितने भी हुए, लेकिन अगली नस्ल के अंदर वो ब्लू जीन जो है, ब्लू एलील जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। तो कौन सी सिलेक्शन होगी? नेचुरल सिलेक्शन है। अच्छा, एक पॉपुलेशन के अंदर लाइक हम कहते हैं, यही हम ब्लू आइज की बात कर लेते हैं, एक पॉपुलेशन के अंदर ब्लू आइज के एलील्स मौजूद थे, बट वो जो ऑर्गेनिज्म था, वो जो एनिमल था, वो जो इंसान था ब्लू आइज वाला, आगे उसके बच्चे ही पैदा नहीं हुए। लाइक होता है ना बहुत सारे केसेस के अंदर फीमेल बांझ होती हैं, मेल बांझ होते हैं। अब अगली नस्ल के अंदर अगर बच्चे ही पैदा नहीं हुए, ये कौन से रीजन की वजह से ये जो है एवोल्यूशन होगी? इन 5 मीन्स में से कौन सा होगा? दैट इज व्हाट वी कॉल एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का केस होगा कि अगर बच्चे अगली नस्ल के अंदर पैदा नहीं हो रहे हैं तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के केस के अंदर आएंगे। ये है आपके पास 5 वेज जिनके जरिए से एवोल्यूशन पॉसिबल होता है।
अब एवोल्यूशन से आगे जब हम लोग देखते हैं तो हम एवोल्यूशन की टाइप्स को देखते हैं। एवोल्यूशन की टाइप्स कितनी होती हैं? एवोल्यूशन की सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो एवोल्यूशन का। वैसे एवोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं एज मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन क्या होती है? जिस टाइम पे चेंज आता है आप लोगों के जेनेटिक लेवल पे, जीन्स के लेवल पे जब भी चेंज आएगा, एलील्स के लेवल पे जब भी चेंज आएगा, उसको आप लोग नाम दोगे जीन है या एलील है, बट सो एवर जो भी आपको इनके लेवल पे अगर किसी किस्म का चेंज आता है, इसको हम लोग नाम देते हैं, ये है माइक्रो एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल म्यूटेशंस किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? माइक्रो एवोल्यूशन ही होगी। और याद रखें कि जिसको आप लोग नाम देते हो मैक्रो एवोल्यूशन का, उस एवोल्यूशन के अंदर होता ये है कि जो चेंज आता है वो पॉपुलेशन लेवल पे आ रहा होता है। पॉपुलेशन लेवल पे जब भी चेंज आता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि आप लोगों के पास न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस होती हैं। जब भी न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये आपके पास कौन सी एवोल्यूशन है? मैक्रो एवोल्यूशन है। तो बेस कौन सी है? माइक्रो एवोल्यूशन बेस है या मैक्रो एवोल्यूशन बेस है? माइक्रो एवोल्यूशन इज द बेस। और माइक्रो एवोल्यूशन सडन से होती है, लाइक म्यूटेशन है, आप लोगों के पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, ये सारी की सारी इसके जीन के लेवल पे ये बहुत जल्दी होती है, ये बेस होती है और ये उसका रिजल्ट होता है। आप लोग या हम लोग करते क्या है, हम लोग मैक्रो एवोल्यूशन को ही एवोल्यूशन समझ रहे होते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती है। ये जो चीज होती है जिसको आप लोग मैक्रो एवोल्यूशन कहते हो, जिसमें नई स्पीशीज बनती है, इसके अंदर आप लोगों को मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये काम कैसे होगा? अगर हम लोग एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जो लाइनेज है ओवरऑल सारी की सारी स्पीशीज का, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइनेज कौन सा बनता है? मोनोफाइलेटिक है, पॉलीफाइलेटिक है या कोई और है? हमारा लाइनेज क्या है? हम ये जो आज जितने के जितने जानदार आपको नजर आ रहे हैं, इन सब का एंसेस्टर कॉमन है या इनके कोई 2-3 एंसेस्टर थे? कॉमन है। इस किस्म के लाइनेज को हम लोग नाम देते हैं कि ये है हमारे पास मोनोफाइलेटिक लाइनेज। अच्छा, ये तो था एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं एवोल्यूशन की असल चीजों के ऊपर कि आप लोगों के पास एक बंदा था, नाम था उसका मेरे ख्याल में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। नाम तो सुना होगा। ये जो लेमार्क था इसने अपनी एक थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की। रिमेंबर, हम लेमार्क के बारे में हम ये कहते हैं कि ये वो बंदा था कि जब ये जिंदा था तो भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता था, इसको तब सही बात पे क्रिटिसाइज किया जाता था। और अब जबकि ये मर गया है तो भी हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। उसको सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप कभी गौर से देखना, मेरा ना यहाँ पे एक दाग है, निशान है जख्म का। ये जो जख्म का निशान बना हुआ है ना, ये 1857 में जिस टाइम पे जंग आजादी हुई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों को क्या लगता है? 1857 की जंग आजादी में मेरे दादा की लड़ाई हुई थी लुइस पास्टर के साथ। उसने मेरे दादा को हाकी मारी थी, उनका यहाँ पे निशान पड़ा था। ये वही वाला निशान है जो मेरे दादा से
मेरे अब्बा हजूर के अंदर ट्रांसफर हुआ और अब्बा हजूर से मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? वाई? एग्जैक्टली ये जो बच्ची है ये बिल्कुल ठीक कह रही है। लेमार्क ने आप लोगों के पास ऐसी ही बातें की थी। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि लेमार्किज्म क्या कहता है।